कल का ही टॉपिक आज कंटिन्यू करना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें से एक टॉपिक अभी रह गया था, एक पॉइंट बच गया था एप्लीकेशन में। मैंने उसकी चर्चा की थी, कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से पहला एप्लीकेशन समझाया था कि हम उससे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम उससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, जिसका बेसिस अभी तक हम लोगों के पास हुआ करता था रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम मेटल्स का नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज देखते थे, याद रख कर लेते थे उसको, और तब समझते थे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ वो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं और यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है ये आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ज़्यादा अच्छा होगा कहना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, उनको एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और उसी से हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया भी है और आज एक बड़ा ही अहम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको हम एप्लीकेशन समझाना चाह रहे थे। उस चौथा एप्लीकेशन था याद होगा आपको, और उसमें कहा था मैंने कि वी कैन डिसाइड फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के हम फिजिबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि वह रिएक्शन होने वाला है कि नहीं है। फिजिबल होना मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम लोग इस पर फोकस करेंगे आज कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी है कि नहीं है और इसको जानना है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, हम लोग इसको देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स for a spontaneous process, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, जिसमें यह डेल्टा जी जो है, where this delta G is change in Gibbs energy। और पुरानी किताबों में आज से 10-15 साल पहले की अगर कोई किताब आपको मिलेगी तो वहाँ इस गिब्स एनर्जी को लिखा रहता है फ्री एनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग गिब्स एनर्जी ही कहेंगे। और आपको समझाया है, मैंने जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था उस समय समझाया था कि दिस गिब्स एनर्जी इज एक्चुअली द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं किसी सिस्टम पर कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसकी इफिशिएंसी 100% नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल में, उस एनर्जी का कुछ भाग यूजफुल वर्क करने में कन्वर्ट होता है और बाकी भाग जो है वो अनयूज्ड रह जाता है। तो उस एनर्जी का वह भाग जो यूजफुल वर्क करने में कन्वर्ट होता है, उस भाग को हम लोग फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। दैट इज अवेलेबल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ाने में उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें कहना ये है
तो इसमें कहना ये है कि ये जो डेल्टा जी है ये है अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी that can be converted into the यूजफुल वर्क। इस एनर्जी को हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है अवेलेबल एनर्जी। इसका यह भी मतलब मैंने समझाया था कि इस यूनिवर्स में टोटल वर्क, द वर्क इज डन इन द यूनिवर्स, due to this very amount of energy। दुनिया में जितना भी काम होता है उस काम के पीछे इसी गिब्स एनर्जी का हाथ होता है। इस गिब्स एनर्जी के बिना कोई वर्क नहीं हो सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा, क्लेसियस ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि एनर्जी तो बहुत रहेगी इस यूनिवर्स में, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी इंट्रोपी के फॉर्म में रहेगी, अनअवेलेबल एनर्जी के फॉर्म में रहेगी, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, एंड इन दैट टाइम देयर विल बी द थर्मल डेथ ऑफ यूनिवर्स। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम उसकी बात अभी करेंगे नहीं। हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो डेल्टा जी है ये गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी का मतलब टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स इन ईच एंड एवरी सिस्टम of this universe the work is done on the expense of this Gibbs energy। गिब्स एनर्जी नहीं हो तो वर्क नहीं है। यहाँ पर ये जो गिब्स एनर्जी है, द गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज is related to the cell potential H। ये डेल्टा जी जो है वो रिलेटेड है -NFE सेल्स। इसमें इन सारे टर्म्स के बारे में हम आपको समझा दें। वेयर ये जो N है ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, involved in a balanced सेल रिएक्शन। बैलेंस सेल रिएक्शन कहते हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे और आप समझ गए होंगे। बैलेंस सेल रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वही N का वैल्यू देता है। F जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है। F इज फैराडेज कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ये फैराडेज कांस्टेंट है। और ई सेल जो है वो है सेल पोटेंशियल। आप इसके बारे में पहले ही से जानते हैं। इसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, जिसको लिखा जाता है E ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। आप सभी लोग जानते हैं कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड कहलाता है और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाता है। एनोड को हम लोग लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये सब लोग आप समझते हैं। कहता है कि फॉर ए फिजिबल रिएक्शन, हम फिजिबल का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। आप इसका मतलब समझिएगा मोटा तौर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। आप इसको ये समझिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस समझिए इसको।
तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि ये जो डेल्टा जी है वो है निगेटिव, ये निगेटिव होता है, ये सब लोग जानते हैं। अभी इसको समझ लीजिए पहले। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए तो जो भी टर्म्स हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, ये जो लिखा मैंने डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, इस इक्वेशन में n cannot be negative but always positive, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, पहली बात। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है n। F जो है वो तो फैराडेज कांस्टेंट है, ये फैराडेज कांस्टेंट है और इसका भी वैल्यू 96,500 जो कि निगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी निगेटिव, ये भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि सारा का सारा दारोमदार डेल्टा जी के वैल्यू का पॉजिटिव या नेगेटिव होना केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि ई सेल का वैल्यू क्या है। ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं। और अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि ओनली E cell is responsible for the value of डेल्टा जी। डेल्टा जी के वैल्यू के लिए केवल और केवल ई सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लें कि अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ, अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ, इफ ई सेल इज पॉजिटिव, देन डेल्टा जी विल बी निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव होगा एंड that reaction will be spontaneous। वह रिएक्शन निश्चित रूप से स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होगा। और अगर इफ ई सेल इज निगेटिव, अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आ गया, देन ये जो डेल्टा जी है ये तो माइनस पहले लगा हुआ n है, f भी है और ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ई सेल का, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, देन द रिएक्शन विल बी not feasible or non-spontaneous। तो अब सब कुछ सारा डिस्कशन करने के बाद बात यहाँ पर रुक गई कि सारी की सारी जवाबदेही, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब केवल और केवल डिपेंड करता है कि हमारा ई सेल का वैल्यू क्या है। ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो सेल रिएक्शन
नॉन फिजिबल होगा, फिजिबल नहीं होगा। ये सारी बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब इसी को अप्लाई करके हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि और कोई खास रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। और आप लोगों के बुक में एक्सरसाइज पलटिएगा तो वहाँ मिलेगा आपको कुछ रिएक्शंस, कहता है कि वो फिजिबल है कि नहीं है, ये चेक करिए। क्वेश्चन नंबर है 3.18, इसमें कहता है 3.17 यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 3.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सवाल है कि प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, यही सवाल है। उसमें पहला है कि हमको रिएक्शन करवाना है आयरन 3+ एंड I- के बीच में, रिएक्शन बिटवीन आयरन 3+ और प्लस I- एंड I- लिखिए। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा हमको ये पता करना है, ये फिजिबिलिटी हमको जाननी है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, अलाउड है कि नहीं है, हमको ये समझना है। तो चलिए समझते हैं। तो प्रोपोज्ड रिएक्शन क्या हो सकता है? प्रोपोज्ड रिएक्शन, रिएक्शन क्या संभावना क्या है रिएक्शन की? Fe3+ और प्लस I-। देखिए यहां पर हम लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर यहां कहते हैं कि आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन और देगा या आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो I2- हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आयोडीन के आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब आयोडीन हमेशा I- के रूप में ज्यादा से ज्यादा बना सकता है, I2- नहीं बनाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी अब उसकी नहीं रही। या अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आयरन 3+ से आयरन 4+ में चला जाएगा, जो कि होता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 नहीं होता है। तो यहाँ हम लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और ये समझना है कि रिएक्शन होगा क्या। तो बहुत अगर दिमाग लगाइएगा भी तो ये होगा कि आयरन जो है इलेक्ट्रॉन दिया आयरन 3+ और इसमें इलेक्ट्रॉन दिया I2, यही रिएक्शन हो सकता है अगर बहुत हम कोशिश करेंगे तो इस रिएक्शन में देख लो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हुआ, और यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लो। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ किसका? I- से मिला है हमको I2, तो I2 मिला है तो इसको बैलेंस कर दो ना, यहाँ 2 कर दो, I2 हो गया। तो निश्चित रूप से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 आयोडाइड आयन है। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनोड। इसका मतलब यह एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो पहले लिखेंगे I2 फिर I-, और चूंकि आयोडीन गैस है इसलिए प्लेटिनम लिख देना चाहिए, प्लेटिनम लिख दिया। गैस कहीं भी होगा तो वहां प्लेटिनम लिख देना चाहिए। और यहाँ अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, हमको तो उसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग इसका केवल फिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, और इसी एग्जाम्पल में बहुत सारी बात हम आपको समझा भी देंगे। तो देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हुआ है आयरन 3 का, आयरन 3+, तो निश्चित रूप से यह 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके ये बदलेगा आयरन सॉलिड में, और यहाँ रिडक्शन हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग कैथोड। तो कैथोड कैसे लिखोगे? आयरन 3+ और ये कैथोड हो गया।
तो कैथोड हो गया, ठीक बात है, एनोड और कैथोड हमको पता चल गया। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना चाहें, यहां पर सेल हम लिख ही देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। हम अगर सेल लिखना चाहते हैं तो पहले एनोड लिखा जाएगा, Pt I2 I- सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हो गया आयरन 3+, यही तो हुआ। और हम ओवरऑल सेल रिएक्शन, हम यहां आपको सिखाना चाहते हैं n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ था I- से, हमको मिल गया था I2, यहाँ 2I कर दिए थे और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया था। रिडक्शन हाफ रिएक्शन उसमें हुआ था कि आयरन 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया आयरन सॉलिड। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी होगी हमको, तभी हम इसको जोड़ पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से गुना करके जोड़ देंगे। 3 से गुना कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा, ये 3 मिटा दीजिए। अब इसको 2 से गुना किए तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये फिर से 2 हो गया, 2 मिटा देते हैं। अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, बस इतना ही इसका काम था। 6I- प्लस 2Fe3+ ये देगा 3I2 प्लस 2Fe, ये देगा, ठीक बात है। यहां पर इस रिएक्शन में ट्रिक है, इन दिस रिएक्शन n का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, 6। हमने पहले लिखा था कि n जो है उसका वैल्यू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ n का वैल्यू हमने लिखा 6, n का वैल्यू 6 हो गया, n का वैल्यू 6 लिख लिया। अब जब n का वैल्यू 6 लिख लिया तो हमको निकालना है ई सेल। नाउ ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालते हैं। राइट हैंड इलेक्ट्रोड Fe3+ Fe माइनस E0 ऑफ Pt I2 I-। कोई अगर देख के बता सकता है तो बताओ, आयरन 3+ आयरन 2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, देखो तो। आयरन 3+ आयरन 3+ आयरन 0.77 वोल्ट माइनस आयोडीन का I- और I2, आयोडीन का है 0.54 वोल्ट, घटा देंगे तो 0.23 वोल्ट आया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव आने से यह बात साबित हो गया कि यह रिएक्शन फिजिबल होगा, यह रिएक्शन फिजिबल होगा। positive value of the E0 cell indicates that this is a feasible reaction। हम लोगों ने प्रेडिक्शन कर लिया पहले ही, हम लोग पहले ही समझ गए कि यह रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो फिर हमको कोई झमेला नहीं। हम अगर लैब में जा रहे हैं रिएक्शन कैरी ऑन करने तो जाएंगे, करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि रिएक्शन होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी को भांप सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है।
तो इतनी सारी बात हम लोग इसमें समझ सकते हैं, बहुत सारा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे। तो इसके बेसिस पर आप बनाइएगा, बहुत सारा सवाल बनेगा और फिर देखते हैं। अब मैंने ये पढ़ा दिया आपको कि हम कैसे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, ये मैंने समझा दिया है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और अंतिम पड़ाव पे होगा ये टॉपिक, मतलब पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें सबसे अहम टॉपिक है ये नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नर्स्ड इक्वेशन, जिस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। और अगर नर्स्ड इक्वेशन को खूब अच्छे से समझ गए तो इसमें का न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड के एग्जाम्स, उसमें पूछता ही पूछता है, तो वो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसको केवल समझ लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उस टॉपिक को हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़े उस टॉपिक को, क्या फ़ायदा है पढ़ के, और उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो आपको हम समझा दें कि वी हैव डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for different electrodes using standard हाइड्रोजन। जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकाला Zn++ Zn का, और वो आया -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू मिला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो इस वैल्यू से आप क्या समझते हैं, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल has some limitations। इसका कुछ लिमिटेशन है, some limitations। क्या लिमिटेशन है, क्या खास बात है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या कंडीशंस है, हम किन कंडीशंस में इसको कैलकुलेट किए हैं, ये आपको याद होगा। कंडीशन में पहला कंडीशन था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 मोलर। याद होगा आपको कि ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कराया था शुरू में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके, इसके लिए कंडीशन था कि उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बदल जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा। तो हमने कहा कि ये कंडीशन पहला था। दूसरा कंडीशन था कि द टेम्परेचर must be maintained to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो डाटा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो किसी खास कंडीशन में है, वो हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं।
वो किसी खास कंडीशन में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करने के लिए है, वो हम किसी भी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एनी चेंज इन above conditions may change the value of electrode potential। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम अपने आप को अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हम अपने आप को वहीं तक सीमित रखें जहां तक कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको अलाउ करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक ही हम अपने आप को सीमित रखें। हम कोई कंसंट्रेशन बदल दें तो क्या होगा हम नहीं जानते हैं और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode in any other condition than a standard condition can be determined by Nernst equation। तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि नर्स्ट इक्वेशन ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का एक मेथड है। नर्स्ट इक्वेशन से भी हम केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कैलकुलेट करेंगे, कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पहले आपको बता देते कि नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप तुरंत कहते कि सर पहले ही आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके नर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल चुके हैं, फिर इसकी क्या जरूरत। तो मैंने आपको समझाया कि अभी तक जो आपको बताया है वो किसी खास कंडीशन में बताया है। अगर हम कंडीशन बदल देंगे, अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे, अगर हम कंसंट्रेशन बदल देंगे तो बातें बदल जाएंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बदल जाएगा। और कितना बदल जाएगा इसी को हम लोग क्वांटिटेटिवली निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन की मदद से। तो नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं ये आपको समझा दिया। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, दैट इज कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप E नॉट से एक्सप्रेस करते हैं। और ये नोन है, ये मालूम है, नोन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमको पता है। लेकिन किसी दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा ये हमको पता नहीं है। इफेक्ट ऑफ concentration and temperature at the electrode potential can quantitatively be determined by the Nernst equation।
नर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए एक पाथवे देता है। हम आपको बता देते हैं ई सेल बराबर होगा, सॉरी ई बराबर होगा ई नॉट माइनस 0.0591 बाई n 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस। अब ये कहाँ से आएगा, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि ये कैसे आया है।